ओह, आप हैं। ठीक है, तशरीफ लाइए। फर्नांडो आपके मुंतजिर है। ड्राइवर ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा और इमरान मुस्कुराता हुआ स्टेशन वैगन की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर की साइड फ्रंट सीट पर वो खुद बैठ गया, जबकि उसके बाकी साथी उगली सीटों पर सवार हो गए और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और फिर उसे वापस उसी रास्ते पर ले जाने लगा जिधर से वो आया था। जनाब, रास्ते में मुझे दो जगह नामालूम मुसल्लह अफराद ने चेक किया और मुझसे पूछा कि मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मिस्टर कराम और उनकी फैमिली और दोस्त साहिल पर पिकनिक मनाने गए हुए हैं। मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। ड्राइवर ने स्टेशन वैगन आगे बढ़ाते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान उसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा। कौन लोग थे? क्या सरकारी आदमी थे? इमरान ने तेज लहजे में पूछा। नहीं जनाब, तकाशी के साथी थे। उनमें से एक को मैं पहचानता हूँ। बेहद खतरनाक लोग हैं। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तकाशी? वो कौन है? इमरान तकाशी के नाम पर चौंक पड़ा। जनाब, यहाँ आर्शिया का सबसे खतरनाक आदमी है। तकाशी क्लब, जुए खाने और बारों के पूरे सिलसिले का वाहिद मालिक है। आर्शिया वाले उसे मौत का फरिश्ता कहते हैं। ड्राइवर ने सहमे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या वो तुम्हारे बॉस फर्नांडो से भी ज़्यादा ताकतवर है? इमरान ने होठ चबाते हुए पूछा। आप अगर बॉस से ना कहें तो हकीकत यही है। बॉस फर्नांडो का नाम मशहूर है, लेकिन तकाशी की कुव्वत और ताकत बॉस से कहीं ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि बॉस इंतहाई बाउसूल आदमी है, जबकि ये तकाशी किसी किस्म के अखलाक और उसूल को जानता तक नहीं। इंतहाई जालिम और सफाक आदमी है और उसके तमाम आला हुक्काम से दोस्ती है। ड्राइवर भी शायद कुछ ज़्यादा ही तकाशी से एलर्जिक नज़र आ रहा था। ठीक है, कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से हम इस तकाशी ग्रुप से टकराए बगैर फर्नांडो तक पहुँच जाए? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। है तो सही जनाब, लेकिन एक लंबा चक्कर है, जबकि बॉस आपके लिए बेचैनी से मुंतजिर है। ड्राइवर ने कहा। ओह, तुम उसकी बेचैनी की फिक्र मत करो। मैं फ़िलहाल इस तकाशी ग्रुप के सामने नहीं आना चाहता जब तक फर्नांडो से न मिल लूँ, इमरान ने कहा। बेहतर जनाब, ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कहा और उसने आगे जाकर गाड़ी को दाएं तरफ मोड़ दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने बाएं तरफ उसे मोड़ा और तकरीबन 1 घंटे तक इसी तरह रेत और ऊंचे नीचे टीलों के अंदर स्टेशन वैगन दौड़ा था। वो एक पुरानी और खस्ता सी सड़क पर पहुंच ही गया, लेकिन इस सड़क की हालत भी बस यूं ही सी थी। लेकिन बहरहाल ऊंचे नीचे टीलों की निस्बत तो कदरे बेहतर ही थी। फिर आधे घंटे बाद वो एक पुख्ता और मेन शाहरा पर पहुंच गए और इमरान और उसके साथियों ने इत्मीनान का सांस लिया। स्टेशन वैगन बड़ी सबक रफ्तारी से दौड़ रही थी। जनाब, खासा लंबा चक्कर काटना पड़ा है, लेकिन वो लोग अब रास्ते में नहीं आएंगे, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें नुमाया थी। अब स्टेशन वैगन शहर के मरकजी हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। यहाँ जदीद तरीन इमारात और वसी व अरीज सड़कों का जाल सा फैला हुआ था। सड़क पर भी इंतहाई कीमती और नए मॉडल की कारें दौड़ रही थी। ये बड़ा ही खुशहाल जजीरा लगता है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, यहाँ कुदरती तौर पर सच्चे मोतियों की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ दौलत की कमी नहीं है। आर्शिया पूरी दुनिया को सच्चे मोती सप्लाई करता है और आर्शिया के मोती इस कदर कीमती होते हैं कि दूसरे इलाकों से मिलने वाले मोतियों से कम दुगनी कीमत पाते हैं, इमरान ने जवाब दिया और सब साथियों ने सर हिला दिए। जनाब, मगरिबी साहिल जहाँ मोती मिलते हैं उसका ठेका भी तकाशी के पास है, ड्राइवर ने जवाब दिया। ओह, लेकिन पहले तो फर्नांडो के पास था, इमरान ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, 2 साल पहले तक था, लेकिन फिर तकाशी सामने आ गया और बॉस को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। वैसे बॉस ने उससे मेन एजेंसी ले रखी है, ड्राइवर ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। फर्नांडो उसका काफ़ी पुराना वाकिफ था, लेकिन अब उसकी मुलाकात 5 साल बाद हो रही थी, इसलिए इमरान को उसके मुतालिक ताज़ा तरीन तफसीलात का इल्म न था। फर्नांडो किसी ज़माने में स्मगलिंग में मुलविस रहा था और खासा मशहूर आदमी था, लेकिन फिर उसकी इकलौती बेटी इस स्मगलिंग की वजह से हलाक हो गई तो उसने जुराइम से तौबा कर ली और बाकायदा बिजनेस शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आर्शिया का इंतहाई दौलतमंद आदमी गिना जाने लगा। सच्चे मोतियों के कारोबार के अलावा आर्शिया में उसके 2 5 स्टार होटल और कई क्लब भी थे। उसने आबदोस में नस्ब एक माइक्रो वायरलेस फ़ोन की बिना पर आर्शिया के सेंट्रल एक्सचेंज से रब्ता कायम कर लिया था और वहाँ से उसे आसानी से फर्नांडो का फ़ोन नंबर मिल गया। इस तरह उसने माइक्रो वायरलेस फ़ोन पर ही फर्नांडो से रब्ता कायम किया और फर्नांडो भी उसे अपनी रहायशगाह पर मिल गया। इसके बाद जाहिर है फर्नांडो ने स्टेशन वैगन शुमाली वीरान साहिल की तरफ भेजनी ही थी। इमरान ने कराम का लफ्ज़ कोड के तौर पर उसे बता दिया था और तय हुआ था कि ड्राइवर पूछेगा कि आप में से कराम कौन है, और जब जवाब में कहा जाएगा कि अगर पहचान लो तो तुम्हारा नाम कराम रख देने पर कोई एतराज़ ना होगा। यही वजह है कि कोड दोहराते ही ड्राइवर ने उन्हें लेकर चल पड़ा था।
ये तकाशी ग्रुप और उसकी चेकिंग वाला मसला वाकई उलझ गया था। वो उस रुख पर सोच रहा था कि ये तकाशी ग्रुप आखिर इतनी चेकिंग क्यों कर रहा है। क्या उसे इमरान या उसके साथियों की तलाश थी, या वो किसी और चक्कर में थे। और ये बात इमरान को समझना आ रही थी कि अगर वाकई इस ग्रुप को इमरान की तलाश थी तो क्यों और किस लिए, और वो सिर्फ मगरबी साहिल तक ही क्यों महदूद रहे। बहरहाल उसने फैसला कर लिया था कि सबसे पहले इस बारे में मालूमात हासिल करेगा। दोस्तों, ग्रेट विक्ट्री की कहानी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। उसने दरअसल आर्शिया आने का प्रोग्राम इसलिए बना लिया था कि वो अब ग्रेट बॉल पर समंदर के रास्ते हमला करने की बजाय फिजाई रास्ते से कोकोस जजीरे पर पहुंचकर वहां से वो इस ग्रेट बॉल के अंदर जाने का कोई रास्ता तलाश करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उनकी आबदोश चेक हो गई है और जिन लोगों के पास रेड मिसाइल तक मौजूद है उनके पास न जाने और कौन कौन से हथियार होंगे। इसलिए उसने फौरी तौर पर अपना पहला प्रोग्राम तब्दील कर दिया था। स्टेशन वैगन अब एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी। इस कॉलोनी में वसी रकबों पर फैली हुई इंतहाई अजीम शान और शानदार कोठियां मौजूद थी, जिनकी वजह से साफ जाहिर था कि ये इलाका अमीर तरीन लोगों की रिहाइशगाह है। स्टेशन वैगन सुर्ख पत्थरों से बनी हुई एक वसी और शानदार कोठी के सिया रंग के बड़े से फाटक के सामने जाकर रुक गई और सुतून पर फर्नांडो के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। इसलिए इमरान समझ गया कि यही फर्नांडो की रिहाइशगाह है। उसने कोकोस जजीरे पर जाने और वहां से ग्रेट बॉल में दाखिल होने का जो प्लान अपने जहन में बनाया हुआ था, उसके लिए उसे वाकई फर्नांडो की मदद की बेहद ज़रूरत थी। यही वजह थी कि वो सीधा फर्नांडो के पास ही आया था। ड्राइवर के मखसूस अंदाज में हॉर्न देते ही फाटक की साइड में मौजूद छोटा सा फाटक खुला और मशीन गन से मुसल्ला एक बावर्दी आदमी बाहर आ गया। फाटक खोलो जर्सी, बॉस के मेहमान आए हैं, ड्राइवर ने सर खिड़की से बाहर निकालते हुए आने वाले से कहा, और वो सर हिलाता हुआ वापस गेट के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद गेट खुद ब खुद खुल गया और ड्राइवर स्टेशन वैगन अंदर बढ़ाकर ले गया। कोठी का लॉन बेहद वसी व अरीज था और पोर्च चौड़े बरामदे के दरमियान बना हुआ था। वहाँ 2 कारें पहले ही मौजूद थी। स्टेशन वैगन जैसे ही इन कारों के पीछे पहुंचकर रुकी, बरामदे में मौजूद एक नौजवान तेजी से आगे बढ़ा। उसके जिस्म पर नीले रंग का सूट था और वो खासा खुश शक्ल और वजी नौजवान था। मेरा नाम रॉबर्ट है जनाब, बॉस आपकी शिद्दत से मुंतजिर है, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। नौजवान ने स्टेशन वैगन के करीब पहुंचते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो इस दौरान वैगन से नीचे उतर चुका था, जबकि उसके बाकी साथी भी अभी उतर रहे थे। ठीक है, हम भी तुम्हारे बॉस के इंतजार की शिद्दत को कुछ कम करने के लिए पहुंच गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और रॉबर्ट मुस्कुरा दिया। आइए जनाब, रॉबर्ट ने कहा और तेजी से बरामदा क्रॉस करके दरमियानी राहदारी की तरफ बढ़ गया। इमरान और उसके साथी उसके पीछे थे। चंद लम्हों बाद वो एक बड़े कमरे में पहुंच गए जहां इंतहाई कीमती फर्नीचर मौजूद था। अभी वो फर्नीचर और कमरे को ही देख रहे थे कि एक साइड का दरवाजा खुला और एक चौड़े जबड़ों और कदरे बाहर को निकले हुए दांतों वाला एक लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर स्लेटी रंग का इंतहाई कीमती कपड़े का 3-पीस सूट था और आंखों पर चौड़े फ्रेम वाली ऐनक लगी हुई थी। क्या मतलब, कौन हो तुम लोग? अंदर दाखिल होने वाला उन सबको देखते ही यकलक ठिठक कर रुक गया था। उसकी तेज नजरें सबका जायजा इस तरह ले रही थी जैसे उसे किसी खास आदमी की तलाश हो, लेकिन चूंकि इमरान की शक्ल व सूरत ही यकसर बदली हुई थी, इसलिए जाहिर है वो इमरान को न पहचान सका था। जनाब, हमारा ताल्लुक एक समाजी तंजीम से है। हमें इत्तलात मिली है कि आर्शिया में कोई यतीम खाना मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ ऐसा आदमी भी मौजूद है जो न सिर्फ शक्ल से बल्कि तबीयत से भी किसी यतीम खाने का बना बनाया मैनेजर लगता है। और अगर वो जजीरा आर्शिया में यतीम खाने के लिए चंदा मांगने निकले तो इतना चंदा इकट्ठा कर सकता है कि पूरा जजीरा आर्शिया ही जेल खाने, मेरा मतलब है यतीम खाने में तब्दील हो जाएगा। लेकिन वो मैनेजर जरा शर्मिला वाक़ हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि चलकर उसे कुछ चंदा दे दिया जाए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो सके और वो चंदा मांगने से बेजा शर्म महसूस न करे। चुनांचे ये छोटा सा सिक्का बराई यतीम खाना अगर आप कबूल फरमा ले तो सवाब दारैन हमें हासिल होगा और आपके मजबूजा यतीम खाने के नाम कम से कम अकाउंट तो खुल जाएगा। इमरान की जबान इंतहाई तेज रफ्तारी से चल पड़ी और जाहिर है उसकी जबान जब पूरी रफ्तार से चल पड़े तो उसमें वक्फा नामुमकिन होता है। साथ ही उसने जेब से एक छोटा सा सिक्का निकालकर इस तरह आने वाले की तरफ बढ़ा दिया जैसे इतनी मालियत का सिक्का देकर वो हातिम ताई से भी बड़ा सखी बन रहा हो। तुम्हारी बातें तो इमरान जैसी है, लेकिन आवाज़, लहजा और शक्ल व सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। गो मुझे मालूम है कि इमरान मेकअप का मास्टर है, लेकिन तुम्हारी जो हालत है वो कम अज़ कम मेकअप से नहीं हो सकती। आने वाले ने होंठ चबाते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो अब गौर से ही नहीं बल्कि एक लिहाज से घूर घूर कर इमरान को देख रहा था।
जब मेकअप क्लास ही निकम्मी है तो बेचारा मास्टर क्या कर सकता है, उसकी ये हालत तो होनी ही है। और ख़ास तौर पर जब इस क्लास का मॉनिटर फर्नांडो जैसा यतीम खाने का मैनेजर हो। इमरान ने इस बार असल लहजे में कहा और उसकी बात सुनते ही फर्नांडो वाकई इस तरह उछल पड़ा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। ओह, तुम इमरान हो, कमाल है। अगर तुम वाकई इमरान हो तो कम से कम ये इस सदी का सबसे हैरत अंगेज मेकअप है, फर्नांडो ने बेइख्तियार चीखते हुए लहजे में कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ा और उसने दोनों बाजू खोलकर इमरान से गले मिलने की कोशिश की। अरे अरे, मेरी बाकी मानदा खाल भी उतारना चाहते हो भाई? निशानी के तौर पर कुछ तो बाकी रहने दो। पता नहीं नई खाल किस किस्म की हो, इस खाल में तो खूबसूरत लोगों के लिए बड़ी कशिश थी। इमरान ने तेजी से पीछे हटते हुए कहा और फर्नांडो यकलक संजीदा हो गया। क्या मतलब? क्या तुम्हारी ये हालत वाकई असली है? ओह, तो क्या तुम्हें किसी ने आग के अलाव में फेंक दिया था? इस बार फर्नांडो के चेहरे पर हैरत के साथ साथ हल्का सा गुस्सा शामिल था। हाँ, और मैं इतना भी नेक नहीं हूँ कि आग मुझे जलाने से इनकार कर देती। बहरहाल ये मेरे साथी हैं और मैं इनसे बेहद शर्मिंदा हूँ कि मैं तो सारे रास्ते तुम्हारी मेहमान नवाजी के कसीदे इन्हें सुनाता रहा हूँ, लेकिन यहाँ तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हम मेज़बान हो और तुम मेहमान। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ ओ, वेरी सॉरी इमरान, दरअसल मैं तुम्हारी वजह से उलझ गया था। तशरीफ़ रखें, आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वाकई मुझसे बद अखलाकी का मुजाहरा हुआ है। मेरा नाम फर्नांडो है। फर्नांडो वाकई बौखला गया था, इसलिए मौजरत के अल्फाज भी उसके मुंह से उलट पुलट कर ही निकल रहे थे। चलो, मेहमान नवाजी के साथ साथ तुम्हारा खूबसूरत अंदाज़े सुखन भी गया। मैंने तो इन्हें बताया था कि तुम बड़े ज़ोरदार मुकर्रिर हो और आज भी आर्शिया के लोग उस सुरमा बेचने वाले को याद करते हैं जो अपनी तकरीर के जोर पर पिसा हुआ कोयला सुरमा बनाकर फरोख्त कर देता था, और इसलिए आर्शिया में अंधों की तादाद बाकी जजीरों से बढ़ गई है। इमरान की जुबान कैंची की तरह चल रही थी और इस बार फर्नांडो के साथ साथ इमरान के साथी भी हंस पड़े। बॉस, खाना लग गया है। उसी लम्हे रॉबर्ट ने कमरे में दाखिल होते हुए फर्नांडो से मुखातिब होकर कहा। ओ अच्छा, आओ इमरान, प्लीज़ आप साहिबान भी और मिस आप। फर्नांडो वाकई मेहमान नवाजी के आला तरीन उसूलों पर चल रहा था। जूलियाना फिटरवाटर, जूलिया ने मुस्कुराकर अपना नाम बताते हुए कहा। शुक्रिया, तो मिस जूलियाना फिटरवाटर तशरीफ़ लाइए, बाकी बातें वहाँ खाने की मेज़ पर होंगी। फर्नांडो ने मुस्कुराते हुए कहा और इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिससे वो उस कमरे में दाखिल हुआ था। यानी तुम्हारा मतलब है वहाँ खाने की बजाय बातें प्लेटों में सजी हुई पड़ी होंगी। वाह, टॉकिंग फीस्ट यानी दावत गुफ्तगू। वेरी गुड, ये वाकई नई दावत है। इमरान की जुबान भला कहाँ रुकने वाली थी और फर्नांडो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग हॉल में मौजूद एक शानदार मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे। फर्नांडो वाकई बेहद मेहमान नवाज था क्योंकि मेज़ मुख्तलिफ खानों से भरी हुई थी, और ना सिर्फ भरी हुई थी बल्कि जूलिया और उसके साथियों के चेहरों पर इन खानों को देखकर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि तमाम की तमाम डिशें पाकिशियाई थीं, ऐसे जैसे वो पाकिशिया के किसी शानदार होटल में बैठे खाना खा रहे हों। क्या मतलब, ये पाकिशियाई डिशें? जूलिया से ना रहा गया तो वो बोल पड़ी। ओ, आप शायद स्विस हैं। वेरी सॉरी, मुझे दरअसल मालूम ना था कि इमरान के साथ आप होंगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके लिए स्विस डिशेज तैयार कराता। बहरहाल मैं अभी ऑर्डर दे देता हूँ, आप अगर कुछ देर तवक्कुफ करें तो। फर्नांडो ने चौंक कर कहा। उसके लहजे में हल्की सी शर्मिंदगी मौजूद थी। अरे नहीं, मैं तो खाती ही पाकिशियाई डिशें हूँ। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि आखिर आपने ये डिशें कैसे तैयार करा ली। क्या आपके पास कोई पाकिशियाई बावर्ची है? जूलिया ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब की कॉल मिलते ही मैंने एक आदमी को फौरी तौर पर बुलवाया था। वो मेरे एक होटल में बावर्ची है और मुझे मालूम है कि वो कई साल पाकिशिया के एक होटल में काम कर चुका है। फर्नांडो ने मसरत भरे लहजे में जवाब दिया और जूलिया ने सर हिला दिया। इमरान इस दौरान बड़े इत्मीनान से खाना खाने में मसरूफ़ हो चुका था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने आप को पूरी मेज़ पर अकेला बैठा समझ रहा हो। ये क्या बदअखलाकी है, दूसरों के साथ ही खाना चाहिए तुम्हें, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी मिस जूलिया, मूंग की दाल खा कर मैं इतना तंग आ चुका हूँ कि ये मज़ेदार डिशें नज़र आते ही मुझसे रहा ना जा सका। वैसे ये भी तो बदअखलाकी है कि बेचारे मेज़बान ने तुम्हें खिलाने के लिए इतनी मज़ेदार डिशें तैयार कराई हैं और तुमने उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया, वरना वो स्विस डिशें बनवा देता जो कछुओं की हड्डियाँ, मेंढकों की टांगें, मछली की आंखें और इमरान की जुबान उसके तेज चलते हुए हाथों से ज्यादा तेज चल पड़ी थी। बस बस तुम खाना खाओ, खौमाखा अच्छे भले खाने को बदमजा न करो, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा और फर्नांडो उन दोनों की नोक झोंक पर हंस दिया। थोड़ी देर बाद जब वो खाने की मेज से उठे तो वाकई उन सब ने बड़े खुलूस भरे अंदाज में फर्नांडो की इस शानदार दावत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि खाने बेहद लजीज थे और उन्होंने वाकई सैर होकर खाया था। अब आप लोग कैलूला करें, मैं फर्नांडो से जरा तखलिया कर लूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा। ओ हाँ रॉबर्ट,
मेहमानों को गेस्ट रूम्स में ले जाओ। आओ इमरान, इधर मेरे कमरे में आ जाओ। फर्नांडो ने एक तरफ खड़े रॉबर्ट से मुखातिब होकर इमरान के साथियों के बारे में हिदायत देते हुए कहा और फिर फर्नांडो इमरान को साथ लिए मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर एक दफ्तरनुमा कमरे में ले आया। ये कमरा साउंड प्रूफ था और यहाँ एक तरफ वो मखसूस आराम कुर्सी भी मौजूद थी जिस पर आसाबी तौर पर थक जाने वाला आदमी आराम कर सकता था। अरे वाह, ये तोता स्टाइल कुर्सी भी मौजूद है, इमरान ने उस कुर्सी को देखते ही कहा। वो ऐसी कुर्सी को हमेशा तोता स्टाइल कुर्सी ही कहता था क्योंकि इसके पायों के नीचे उल्टी कॉस की सूरत में दो रॉड्स लगे होते थे और इस पर बैठने वाला इत्मीनान से आगे पीछे झूलता रहता था। तोता स्टाइल क्या मतलब? फर्नांडो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हमारे मुल्क में जब तोता तोप चलाता है, बंदूक चलाता है, चोंच से चरखा काटता है, बाजीगिरी करता है तो उसके आराम के लिए ऐसा ही झूला बना हुआ होता है जिस पर वो बैठकर झूलता रहता है और फिर उठकर कोई ना कोई शब्दा दिखाता है और वापस इसी झूले पर आ बैठता है। चुनांचे इस कुर्सी को देखते ही मुझे मदारी तोते का वो झूला याद आ जाता है, इसलिए मैं इसे तोता स्टाइल कहता हूँ। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए बाकायदा तोता स्टाइल की वजाहत करते हुए कहा। तोता तोप चलाता है, बंदूक चलाता है, ये कैसे मुमकिन है? फर्नांडो के लहजे में बेपनाह हैरत थी। वो भी बड़ी मेज के पीछे ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर बैठ गया था। जब तुम ऐसा कर सकते हो तो तोता क्यों नहीं कर सकता? तुम तो लोगों को मारने के लिए तोप बंदूक चलाते हो, जबकि तोता बेचारा अपने और अपने मालिक का पेट भरने के लिए उसे चलाता है। वैसे एक बात है, बचपन में जब मैं तोते को ये कारनामा सर अंजाम देते हुए देखता तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी तोता होता और मज़े से तोप और बंदूक चलाता। लेकिन अब बड़े होकर मालूम हुआ है कि उस तोप चलाने में तोते बेचारे को तो सिर्फ एक दाना चने की दाल का मिलता था, जबकि तमाशा देखने वालों का सारा चंदा तोते का मालिक खा जाता था। और यही मसला हर सतह पर है। तो बंदूक चलाने वाले को तो सिर्फ एक दाना चने की दाल और उसे तरबियत देने वाला सारा माल हजम कर जाता है। अब तुम खुद सोचो कि पूरी दुनिया में हर जगह जो फसादात कराए जा रहे हैं, मुल्कों में बगैर किसी वजह की जंगें हो रही हैं, ये सब तोते जो तोपे और बंदूकें चला रहे हैं, इन्हें क्या मिलता है और उन्हें तरबियत देने वाले क्या हासिल कर जाते हैं? इमरान की जबान चल पड़ी। तुम्हें तो सियासतदान होना चाहिए था, बड़ी मुआसिर तकरीर कर लेते हो, फर्नांडो ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल तो सियासतदान भी वही कामयाब समझा जाता है जिसके पास सिर्फ तोपे बंदूकें चलाने वाले तोतों की कसीर तादाद मौजूद हो, बल्कि ऐसे तोते भी मौजूद हों जो उस चने की दाल के एक दाने की खातिर दिन रात इसकी कसीदे ख्वानी के लिए टेंटे करते रहें। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, फिलहाल तुम ये बताओ कि ये तकाशी कौन है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फर्नांडो जो बड़ी दिलचस्पी से इमरान की बातें सुन रहा था, तकाशी का नाम सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या क्या कह रहे हो तुम? तकाशी का ही नाम लिया है तुमने? फर्नांडो के लहजे में बेपनाह हैरत थी। हाँ, उसी तकाशी का जिसने तुमसे सच्चे मोतियों का ठेका छीन लिया है और तुम अब उसके कारोबारी एजेंट के तौर पर काम करते रहते हो, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ, तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हो गई? मेरा ख्याल है तुम्हारे जजीरा आर्शिया आमद तो खासे तवील अरसे बाद हुई है और तुम साहिल समंदर से सीधे यहीं आ रहे हो। फर्नांडो के लहजे में वाकई बेपनाह हैरत थी। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो फर्नांडो। तुम्हारे ड्राइवर ने बताया है कि तकाशी ग्रुप के लोग मगरिबी साहिल के गिर्द पैक्टिंग किए हुए थे और उन्होंने तुम्हारे ड्राइवर को रोककर उस पर जरा भी की कि वो कहाँ जा रहा है। तुम्हारे ड्राइवर ने तो उन्हें मुतमईन कर दिया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं जजीरे के शुमाली वीरान साहिल से अच्छी तरह वाकिफ ना होता तो लाजमन मैं मगरिबी साहिल की तरफ ही जाता। वापसी पर मेरे कहने पर तुम्हारा ड्राइवर एक तवील चक्कर काट कर यहाँ आया है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन इससे ये कहाँ साबित हुआ है कि तकाशी ग्रुप को तुम्हारी तलाश थी? वो तो तुमसे वाकिफ भी नहीं होंगे और ना तुम्हारी आमद का उन्हें इल्म होगा। फर्नांडो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। जिस मकसद के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसमें सब कुछ मुमकिन हो सकता है, इसलिए तुम मेरे सवाल का जवाब दो, इमरान ने कहा। ओ, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होगी। तकाशी यहाँ का इंतहाई कमीना मुजरिम है, हर किस्म के जुराइम की सरपरस्ती करता है और उसके पास इंतहाई ताकतवर और बावसाइल ग्रुप है और सुना है कि उसके ताल्लुकात बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीमों से है, फर्नांडो ने जवाब देते हुए कहा। और अभी उसका फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि यकलक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और फर्नांडो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, फर्नांडो का लहजा बेहद सख्त था। मैं जैगर बोल रहा हूँ, तकाशी ग्रुप का इंचार्ज और चीफ बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। हल्की सी आवाज़ चूंकि इमरान के कानों तक भी पहुंच रही थी, इसलिए वो तकाशी का लफ्ज़ सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से उठकर फर्नांडो के करीब जा खड़ा हुआ। बात कराओ, फर्नांडो ने होठ चबाते हुए जवाब दिया। हेलो फर्नांडो, मैं तकाशी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक चीखती हुई इंतहाई करक सी आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है? कैसे फ़ोन किया है? फर्नांडो का लहजा भी सख्त था।
मुझे इत्तला मिली है कि तुम्हारी कोठी में चंद गैर मुल्की मेहमान आए हैं, जिनमें एक स्विस नजाद औरत और बाकी उसके एशियाई साथी हैं, और तुमने उन लोगों को शिमाली वीरान साहिल से पिक किया है। क्या ये इत्तला दुरुस्त है? और जवाब देने से पहले ये सुन लो कि वो ड्राइवर जो उन्हें स्टेशन वैगन में लेकर आया है, ये बातें उससे मालूम हुई है। तकाशी का लहजा काट खाने वाला सा था। तुम्हारी इत्तला गलत है तकाशी, ना मेरे कोई मेहमान आए हैं और ना मैंने किसी ड्राइवर को उन्हें लेने भेजा है, फर्नांडो ने होठ भींचते हुए जवाब दिया। उसके जवाब में तकाशी का जहरीला कहकहा गूंज उठा। मैं यही अल्फाज सुनना चाहता था ताकि कल तुम गिला ना कर सको। मैंने तुम्हारी इस खूबसूरत कोठी की ईंट से ईंट बजा देनी है। तुम तकाशी को जानते ही नहीं हो फर्नांडो। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे तो ये भी मालूम हो गया है कि तुमने ग्रीन होटल के उस बावर्ची को भी, जिसने पाकिस्तान में कई साल काम किया है, अपनी कोठी पर बुलवाया और फिर उससे खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी खाने तैयार कराए। वो बावर्ची और तुम्हारा ड्राइवर दोनों मेरी कोठी में है, और तुम जानते हो कि जब तकाशी कुछ जानना चाहे तो कोई उससे कुछ छुपा नहीं सकता। मुझे अफसोस है फर्नांडो कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। तुम्हारी कोठी के गिर्द खौफनाक मिसाइल बरदार मेरे अफराद मौजूद हैं, जो मेरे एक इशारे पर तुम्हारी कोठी पर चारों तरफ से मिसाइलों की बारिश कर देंगे। और ये भी सुन लो कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी कोठी से एक खुफिया रास्ता 4 नंबर कोठी में भी जाता है, इसलिए मैंने तुम्हारी 4 नंबर कोठी को भी घेर रखा है, और तुम्हारी असल कोठी के साथ साथ उस पर भी मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी। तकाशी ने बड़े तंजिया और फाकिराना अंदाज में कहा। क्या तुम वाकई दुरुस्त कह रहे हो तकाशी? इमरान ने यकलक फर्नांडो के हाथ से रिसीवर लेकर फर्नांडो के लहजे में बात करते हुए कहा। उसके लहजे में खौफ की हल्की सी लर्जिश मौजूद थी। फर्नांडो ने इमरान का लहजा सुनकर इस तरह होंठ चबाने शुरू कर दिए जैसे वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। ओ, अभी से डरने लगे। जब मिसाइलों की बारिश होगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा? तकाशी ने और ज्यादा जहरीले अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा। ठीक है तकाशी, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, और मेरे मेहमान वाकई आए हैं, लेकिन तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है और तुम उन्हें क्यों हलाक करना चाहते हो? इमरान ने इस बार सहमे हुए लहजे में कहा। फर्नांडो ने हाथ उठाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन इमरान ने होंठ पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। ये मेरा जाती मसला है फर्नांडो। अगर मुझे तुम्हारा ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें फोन करके अपना वक्त क्यों जाया करता? सुनो, अगर तुम अपने आप को और अपनी कोठियों और अपने आदमियों को बचाना चाहते हो तो इन मेहमानों की सरपरस्ती से हाथ उठा लो। ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस से है, और मुझे बताया गया है कि इनमें एक आदमी अली इमरान को दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी समझा जाता है। गो मुझे यही कहा गया था कि मैं एक लम्हा ज़ाय किए बगैर इन पर फायर खोल दूं, लेकिन तुम जानते हो कि मेरा नाम तकाशी है, और तकाशी के लिए कोई आदमी खतरनाक नहीं हो सकता। जजीरा आर्शिया में मौजूद हर शख्स की मौत और जिंदगी का इन्हिसार मेरे ऐब्रो के इशारे पर है। तकाशी ने बड़े सख्त और तहकुमाना लहजे में कहा। ओ, सीक्रेट सर्विस के लोग? नहीं, ऐसा नामुमकिन है। ये लोग तो पाकिस्तान के आम से मुजरिम हैं। एक ग्रुप है वहाँ जिसे सुपर ग्रुप कहा जाता है। ये उस ग्रुप के लोग हैं। मेरे उनसे पुराने ताल्लुकात हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम कुछ भी नहीं जानते फर्नांडो। बहरहाल अब बोलो क्या चाहते हो? इन लोगों को मेरे हवाले करने पर तैयार हो या मैं फायर खोलने का इशारा कर दूं? तकाशी ने तेज लहजे में कहा। मैं तुमसे कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, और अगर वाकई ये वो लोग हैं जो तुम बता रहे हो तो मुझे खुद इनसे खतरा लाहक हो सकता है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करने पर तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम इन्हें मेरी कोठी में कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मेरे मुलाजिम जानते हैं कि ये बहरहाल मेरे मेहमान हैं, और अगर उनके सामने इन्हें हलाक किया गया तो मेरी इज्जत और साख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुम जहाँ कहो मैं उन्हें तुम्हारे पास इस तरह पहुँचाने के लिए तैयार हूँ कि उन्हें पता भी ना चलेगा। इसके बाद मुझे इस बात की कोई परवाह ना होगी कि तुम उनका क्या हश्र करते हो। इमरान ने तेज तेज लहजे में कहा। ओ अच्छा, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। तकाशी ये एहसान भी तुम पर कर देगा। लेकिन एक बात सुन लो फर्नांडो, कि मुझसे धोखा करने के बारे में अगर तुम सोच रहे हो तो फिर ज़मीन और समंदर दोनों तुम्हारी लाश को भी जगह न देंगे। तकाशी ने गुर्राते हुए कहा। तुम ख्वामखा शक कर रहे हो। मुझे क्या ज़रूरत है तुमसे धोखा करने की? और फिर मुझे मालूम है कि तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं, और मैंने बहरहाल आर्शिया में ही रहना है, और तुम्हारा शक मिटाने के लिए मैं साथ आऊँगा, इमरान ने कहा।